दोस्तों, उत्तराखंड टॉपर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा कोर्स स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है मिशन पहाड़ से नौकरी तक। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और उसकी बोलियां। उत्तराखंड इतिहास हम स्टार्ट कर चुके हैं, लगभग 2 वीडियो हमारी आ चुकी हैं, उन्हें भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आयोग की परीक्षा में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। किसकी परीक्षाओं में? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा ये वीडियो लेक्चर बनाया गया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो नए नए फैक्ट हैं या जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उन्हें अपने नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, भाषा क्या है? एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? मन के भावों को, मन के विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है। और प्रकट कैसे करता है? बोलकर करता है, पढ़कर करता है, लिखकर करता है। तो भाषा क्या है? एक माध्यम है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, भाषा क्या है? भाषा संचार का प्राथमिक वाहक है। संचार का प्राथमिक वाहक क्यों है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हालांकि आप मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन किसी भाषा के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो भाषा क्या है? संचार का प्राथमिक वाहक है। और मैं आपको हिंदी भाषा में पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको हिंदी भाषा की नॉलेज है। तो देख लेते हैं अगला पॉइंट। सबसे पहले इसमें दोस्तों क्या है? भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज की संस्कृति को दर्शाता है। देखिए, भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज की संस्कृति को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? देखिए, कोई भी भाषा है, अगर कोई व्यक्ति सभ्य भाषा का प्रयोग करता है, वो क्या होता है? उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। और जिस समाज की या जिस संस्कृति की जैसी भाषा होती है उसे वैसे ही डिनोट किया जाता है। तो भाषा क्या करती है? संस्कृति का विकास करती है। देखिए, कोई भी अगर समाज है और हमें उसकी संस्कृति की बात अगर करनी है तो सबसे पहले हमें किस पर ध्यान जाता है? वहाँ की भाषा पर ध्यान जाता है। उसी की वजह से हम वहाँ की संस्कृति जान पाते हैं। और जो किसी पर्टिकुलर स्थान की या किसी क्षेत्र की संस्कृति होती है उसका विकास करने में भाषा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, वो क्या होती है? बोली होती है। बोली क्या होती है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आयोग की परीक्षा में बहुत ही बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बोली क्या होती है? एक छोटे अथवा विशेष क्षेत्र में, एक छोटे अथवा विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली क्या होती है? बोली होती है। और इसमें क्या होता है? स्थानीय शब्दों की बहुलता होती है। जैसे आप मान लीजिए आपका कुमाऊं क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होता है? कुमाऊनी और गढ़वाली बोली बोली जाती है। और वहाँ पे क्या होते हैं? स्थानीय शब्दों की बहुलता होती है। तो आपको सिंपल समझना है, बोली क्या होती है? जो एक छोटे क्षेत्र में या किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हरियाणवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सभी क्या है? आपकी बोलियां हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम उपभाषा की। उपभाषा किसे कहते हैं? देखिए, बोली क्या होती है? एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन जब उसका क्षेत्र बढ़ जाता है तब उसे क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। यानी अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, क्या होने लगती है? साहित्यिक रचना होने लगती है और उसके क्षेत्र का विकास हो जाता है, यानी उसके क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है, तब क्या कहलाती है? वो उपभाषा कहलाती है। यानी बोली ना रहकर क्या हो जाती है? उपभाषा हो जाती है। और उसके बाद देखिए आप, अधिक विस्तृत परंतु मानक भाषा। अधिक विस्तृत परंतु मानक भाषा के क्षेत्र से कम होती है। यानी मानक भाषा कौन सी होगी? आप जिसे आप उपभाषा ना कहकर क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे, वो क्या होगी? एक मानक भाषा होती है। तो उपभाषा उससे थोड़ा निचले स्तर की होती है, आपको ध्यान रखना है। इसकी मानक लिपि नहीं होती है। देखिए, जैसे हिंदी क्या है? हिंदी उपभाषा नहीं है, हिंदी क्या है? एक भाषा है। और हिंदी की इसलिए क्या है? लिपि है। लेकिन कोई भी जो उपभाषा होती है उसकी लिपि तो होती है, लेकिन वो मानक लिपि नहीं होती है। जिस दिन वो मानक लिपि बन जाती है उस दिन उसे भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। तो व्याकरण उसकी क्या होती है? व्याकरण भी विकसित नहीं होती है। किसकी? उपभाषा की। और एक जो उपभाषा होती है उसके अंतर्गत कई मिलती जुलती बोलियां हो सकती हैं। जैसे कोई भी अगर उपभाषा है तो उससे मिलती जुलती कई बोलियां हो सकती हैं। जैसे हमारी पहाड़ी उपभाषा है, उसके अंदर कौन कौन सी आती है? हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं। तो इस तरह आपको समझना है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों भाषा की। भाषा हम किसे कहेंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाषा दोस्तों हम उसे कहते हैं जो एक विशाल क्षेत्र में आप किसी स्टेट की बात कर सकते हैं या किसी पूरी कंट्री की बात कर सकते हैं। तो एक विशाल क्षेत्र में पढ़ने लिखने और समझे जाने वाली जो एक भाषा होती है उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। भाषा की क्या होती है, एक मानक शब्दावली होती है। क्या होती है, मानक शब्दावली होती है और सुविकसित लिपि और व्याकरण होती है। देखिए हिंदी भाषा है या इंग्लिश भाषा है, जो भी भाषा है उसकी क्या है, एक सुविकसित लिपि है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमें का लिखना है तो हिंदी भाषा में का ऐसे लिखा जाता है क्योंकि हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में हमें का लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जो कि मानक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जो भाषा होती है उसकी क्या होती है, लिपि होती है सुविकसित और उसका व्याकरण भी होता है। और जो भाषा होती है वो कार्यालयों में आधिकारिक रूप से प्रयोग में लाई जाती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं। देखिए जो उपभाषा होगी उसके अंतर्गत क्या होंगी, कई बोलियां होती है, लेकिन जो भाषा होगी उसके अंतर्गत क्या होती हैं, कई सारी उपभाषाएं हो सकती हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट पर बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको अपनी नोटबुक में नोट जरूर करते रहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा, सर्वप्रथम क्या हुआ था, एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, कौन, जॉन अब्राहम गियर्सन। तो आपको जॉन अब्राहम ध्यान नहीं रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, गियर्सन। गियर्सन ने क्या किया था, 1927 में अपनी पुस्तक का नाम क्या था, भारतीय भाषा सर्वेक्षण यानी अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय भाषा का उन्होंने सर्वेक्षण किया था और उन्होंने इसी के आधार पर ये पुस्तक लिखी थी, कौन सी, अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और कब लिखी थी, आपका 1927 में। तो हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण किया गया था किसके द्वारा, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा। और उनकी बुक कौन सी थी, अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। और कब की गई थी, 1927 में। और आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी को क्या कहा है, आम बोलचाल की भाषा कहा है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड में भी जो समूह की परीक्षाएं होती है उनमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले बिंदु की। तो देखिए चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन्होंने जो पहाड़ी भाषा है उनको छोड़ दे, यानी उनको भाषा नहीं मानते हैं। ये कौन, सुनीति कुमार चटर्जी। अगर कभी ऐसा आ जाता है, देखिए उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं क्योंकि आयोग को भी इनके बारे में भली भांति पता है। तो अगर क्वेश्चन सीधा आ जाता है, ऐसे कौन महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पहाड़ी भाषाओं को क्या माना है, भाषा नहीं माना है, तो कौन है, सुनीति कुमार चटर्जी है। ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद क्या है, धीरेन्द्र वर्मा का जो वर्गीकरण है वो सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर ही क्या है, आधारित है। किसके वर्गीकरण पर आधारित है, सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर आधारित है। किसका, धीरेन्द्र वर्मा का जो वर्गीकरण है। उन्होंने क्या किया है, कुछ संशोधन किया है। जैसे सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा था कि पहाड़ी जो भाषा है वो क्या नहीं है, भाषा नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा कि जो पहाड़ी भाषा है वो भाषा है, यानी पहाड़ी भाषाओं को शामिल किया। किसने, धीरेन्द्र वर्मा ने। लेकिन अब जो दोस्तों मुख्य बात है जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, आज इस बात पर सहमति बन चुकी है कि जो इस टाइम आम हिंदी है, यानी जो हिंदी हमारी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है, उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, कुल 5 उपभाषाएं हैं और कुल इसके अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपको ध्यान भी रखना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, आप देख लिए, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया। देखिए मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, जो हिंदी भाषा है उसकी कुल कितनी उपभाषाएं हैं। आप उन्हें बोलियां नहीं कहेंगे, भाषा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, 5 उपभाषा है। ठीक है, यहाँ पे बोलियां लिखा है लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं और इन वर्गों को ही क्या कहा जाता है, उपभाषा कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। यानी कभी ये क्या रही होंगी, बोली रही होंगी, लेकिन जब इनका क्षेत्र विस्तृत हुआ तब ये क्या बन गई, उपभाषा बन गई। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की कुल कितनी बोलियां आती हैं, 17 बोलियां आती हैं, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। उसके बाद विभाषा है। देखिए विभाषा क्या होती है, विभाषा एक तरह
उपभाषा के जैसे ही होती है, लेकिन विभाषा क्या होती है आपकी बोली और उपभाषा के बीच की एक कड़ी होती है। देखिए किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है, इसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती हैं, मतलब साहित्यिक रचनाएं भी इसमें क्या होती हैं प्राप्त होने लगती हैं। जैसे हिंदी की जो विभाषाएं हैं यानी इसमें साहित्यिक रचना होने लगती है, जैसे ब्रज भाषा है, अवधी है और खड़ी बोली है, भोजपुरी है। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनमें कई रचनाएं हो चुकी है और इनमें आपको पता होगा जो भोजपुरी है ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपको ध्यान रखना है भोजपुरी जो है हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाषा है या उपभाषा है। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारी क्या है राजस्थानी। तो राजस्थानी में दोस्तों कुल कितनी बोलियां हैं आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी में कुल 4 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं। अंत में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि इनको आपको कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या है पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, इस तरह करके इनको डिवाइड किया गया है और परीक्षा में इसी प्रकार पूछा जाता है कि ये कौन कौन सी बोलियां हैं और किस किस दिशा में मतलब ये बोली जाती हैं राजस्थान के अंतर्गत। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की जो बोलियां हैं इनके बारे में थोड़े महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो राजस्थानी हिंदी को बोलियों में सर्वाधिक साहित्य है, यानी राजस्थानी जो हिंदी है और उसकी जो बोलियां हैं कौन सी जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ मालवी, मारवाड़ी, इनमें जो सबसे ज़्यादा साहित्य रचना हुई है किसमें हुई है? मारवाड़ी बोली में हुई है। यानी इसमें क्या हुई है मारवाड़ी बोली में साहित्य की रचना हो चुकी है। और उसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है जयपुरी। जयपुरी को क्या कहा जाता है? ढूंढानी बोली भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है और नोट भी जरूर करना है। उसके बाद देखिए पहाड़ी हिंदी के बारे में यहाँ पे बता दिया गया गलती से, फिर भी आप ध्यान रखिए पहाड़ी हिंदी के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं, पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य। इसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिमी हिंदी की। तो देखिए पश्चिमी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं, आपको ध्यान रखना है। कौरवी, यानी कौरवी को क्या कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं। उसके बाद आपकी बांगरू आती है जिसे हम क्या कहते हैं? हरियाणवी कहते हैं। और नंबर 3 आपका ब्रजभाषा, और उसके बाद कन्नौजी, और उसके बाद बुंदेली। तो ये बिल्कुल आपको एज इट इज याद रखनी है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और खासकर उत्तराखंड समूह के अंतर्गत जो हिंदी पूछी जाती है उसमें इस सब्जेक्ट से या इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ी जो पश्चिमी हिंदी है इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए बीम्स गियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ, आदि अधिकांश भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली क्या है? मानक हिंदी है। यानी जो हिंदी आजकल हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है? खड़ी बोली है। और खड़ी बोली क्या है? मानक हिंदी है। यानी इसका आधार क्या है? कौरवी है। तो आपको ध्यान रखना है मानक हिंदी कौन सी बोली जाती है आपकी? खड़ी बोली को ही हम मानक हिंदी कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। कौरवी के क्षेत्र को पहले कुरु जनपद कहते थे। देखिए ये प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है। कौरवी के क्षेत्र को क्या कहते थे? पहले कुरु जनपद कहते थे। इसी के आधार पर राहुल साकृत्यायन ने क्या किया? इस बोली का नाम क्या दिया? कौरवी बोली दिया। आपको ध्यान रखना है ये नाम किसने दिया है? राहुल साकृत्यायन जी ने दिया है कौरवी। उसके बाद देखिए इसमें क्या है? दीर्घ स्वरों के बाद भी व्यंजन द्वित्व होता है। क्या होता है? व्यंजन द्वित्व होता है। द्वित्व क्या होता है? देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, जैसे कोई व्यंजन आता है, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर दिल्ली की, ठीक है? तो दिल्ली में क्या आ रहा है? ला के बाद पहले आधा ला और फिर पूरा ला। तो यहाँ पे 2 शब्द एक जैसे आ रहे हैं और ये क्या है? आधा है और ये पूरा है। इसे क्या कहते हैं? हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। सिंपल आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह क्या होता है, ये जो आपकी बोली होती है खड़ी बोली, इसमें द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग होता है। जैसे एक सिंपल शब्द होता है गाड़ी, तो वहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है? उसे गाड़ी नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाता है? गाड़ी कहा जाता है, गाड़ी। ऐसे ही बेटा होता है तो बेटा को क्या कहा जाता है? बेटा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बेटा क्या कहा जाता है? बेटा कहा जाता है। यानी उसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह जैसे साज है तो सज्जा कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है? द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया जाता है खड़ी बोली के अंतर्गत। उसके बाद कौरवी में मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता होती है, जैसे देना, लेना या कुड़की। यानी देखिए जैसे अगर हिंदी की बात करें तो ये क्या होता है? देना होता है, लेकिन खड़ी बोली या कौरवी में क्या कहते हैं आप? देना। और जैसे लेना होता है उसे लेना। तो ये किसकी विशेषता है? आपकी
कौरवी की विशेषता है, ये आपको ध्यान रखना है। और गियरसन ने हरियाणवी को क्या नाम दिया है? बांगरू नाम दिया है। देखिए ये प्रश्न परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। गियरसन ने हरियाणवी को क्या नाम दिया है? बांगरू नाम दिया है, यानी हरियाणवी ही क्या है? बांगरू है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। किसमें? जो आपकी बुंदेली बोली है। इसमें देखिए ये बहुत ही फेमस है, ईसूरी के फाग, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ पर लिखा भी है कि ये क्वेश्चन सीधा आता है कि जो ईसूरी के फाग एक रचना है वो किस में है? तो आपका बुंदेली में है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कन्नौजी। कन्नौजी भाषा के अंतर्गत इतनी मतलब जो कन्नौजी भाषा है वो ब्रज भाषा के इतनी समान है कि इसे ब्रज भाषा के समान ही एक उपबोली माना जाता है। यानी अगर प्रश्न आ जाता है कि कन्नौजी किस भाषा के अधिक समीप है या किस भाषा के अधिक पास है, तो वो क्या आ जाएगा? आपका ब्रज भाषा। यानी कन्नौजी और ब्रज भाषा लगभग एक ही जैसी होती है। उसके बाद हम थोड़ी ब्रज भाषा की बात कर लेते हैं, ब्रज भाषा के बारे में। तो देखिए ब्रज भाषा भारतीय भक्ति काल में क्या थी? एक प्रमुख भाषा थी। अगर सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय भक्ति काल में कौन सी प्रमुख भाषा रही होगी, बोली रही होगी, तो आपका आंसर आएगा क्या? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का प्रयोग क्षेत्र कौन सा है? तो आप सभी को पता है मथुरा, अलीगढ़। मेनली क्या होता है? आपका मथुरागढ़ होता है। अगर परीक्षा में आ जाता है तो मेन आपका क्या रहता है? मथुरा। उसके बाद आपका अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बंदाई जो कि यूपी के क्षेत्र हैं, वहाँ क्या बोली जाती है? आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। तो देखिए ब्रज भाषा की बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी 3 करोड़ के आसपास लोग क्या करते हैं? ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। और देश के बाहर तुजबेकिस्तान में ब्रज भाषा बोली जाती है। और क्या कहा जाता है ऐसे? ताजुबेकी ब्रज भाषा भी कहा जाता है। कहाँ पे? तुजबेकिस्तान में। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम पूर्वी हिंदी की। तो पूर्वी हिंदी की कुल कितनी बोलियां होती है? 3 बोलियां होती है। ठीक है, आपको इनकी ट्रिक भी पता होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है और सिंपल याद रखने के लिए भी है। ABC। देखिए ए से आपका अवधी, और B से बघेली, और C से आपका छत्तीसगढ़ी। तो ABC पूर्वी आपको ध्यान रखना है, यानी जो पूर्वी हिंदी होती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की बात कर लेते हैं। पूर्वी हिंदी में क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम अवधी की। तो अवधी का जो केंद्र है वो कौन सा है? अयोध्या है। देखिए अयोध्या यानी अवध वाला जो क्षेत्र है वो किसका केंद्र है? आपका अवधी बोली का क्षेत्र है। और छत्तीसगढ़ी आपको पता है छत्तीसगढ़ में ही बोली जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी है। और आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है? लारिया या खलटाही भी कहा जाता है। किसको? छत्तीसगढ़ी को। यहीं से प्रश्न आते हैं और ये क्या करते हैं? छात्रों को कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है तुलसीदास जी। तुलसीदास ने क्या? रामचरितमानस। और मलिक मोहम्मद जायसी कृत क्या है? पद्मावत। ये किसमें आपकी? आपको ध्यान रखना है अवधी बोली में ही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रमुख ग्रंथ है और इसका केंद्र क्या है? आपका अयोध्या है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ी मैं आपको बता चुका हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है और इसी का नाम इसी कारण क्या है? छत्तीसगढ़ी पड़ा है। उसके बाद हमारी बिहारी आती है। लास्ट ईयर में जो एग्जाम हुआ था उत्तराखंड समूह का, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि जो मगही है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या था आपका? बिहारी हिंदी। यानी बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप देख लीजिए। भोजपुरी यानी भोजपुरी में जो विद्यापति की क्या है? पदावली है। ये क्या है? ब्रज भाषा में है। और सूरदास ने और तुलसीदास जी ने जो है इसके ऊपर बहुत काम किया। किसमें? भोजपुरी के ऊपर। तो अधिकतर जो रचनाएं हैं तुलसीदास जी की और सूरदास जी की और तुलसीदास जी की, वो किसमें है? भोजपुरी में है। तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजपुरी को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया, तो सूरदास और तुलसीदास का नाम उसमें आता है। उसके बाद अगर सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पदावली किस बोली में है, तो आपका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। उसके बाद देखिए दोस्तों, भोजपुरी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 3.5 करोड़। कितना? 3.5 करोड़। देखिए संख्या की दृष्टि से हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है भोजपुरी। देखिए फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो भोजपुरी बोली में बहुत ज़्यादा फिल्में बनी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी भोजपुरी जो बोली है उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इस बोली का प्रसार भाषा के बाहर सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गियाना, त्रिनाड
मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस बोली का प्रयोग किया जाता है भारत से बाहर भी। तो इस दृष्टि से क्या है, जो भोजपुरी है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। आपसे अगर सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि ऐसी कौन सी बोली है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है, तो आपका वहाँ पे सीधा आंसर हो जाएगा भोजपुरी। और एक आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर जी को कहा जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पहाड़ी की। देखिए पहाड़ी में वैसे तो 3 आती हैं, इसमें आपका नेपाली को भी जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ मुख्यतः कौन सी है आपकी, कुमाऊनी और गढ़वाली। देखिए कुमाऊनी और गढ़वाली हमारे राज्य संबंधित है, इसलिए आपको कुमाऊनी और हिंदी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो अभी एग्जाम हुए हैं यूकेएसएससी द्वारा लिए गए हैं उनमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जो पहाड़ी हिंदी है वो कुल 3 भागों में विभाजित है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। पूर्वी हिंदी, मध्यवर्ती पहाड़ी और आपका पश्चिमी पहाड़ी, यानी पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। जो पूर्वी पहाड़ी है दोस्तों, वो उसमें क्या आती है आपकी, मुख्यतः नेपाली आती है। और जो हमारे राज्य में कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है वो किस में आती है, मध्यवर्ती पहाड़ी में आती है, यानी उसमें वो किसके अंतर्गत आती है, मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत। तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊनी और गढ़वाली बोली किस पहाड़ी के अंतर्गत आती है या किस बोली के अंतर्गत आती है, तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा मध्यवर्ती पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी या पूर्वी पहाड़ी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती पहाड़ी। उसके बाद देखिए हिमाचल भी क्या है, एक हिमालय राज्य है और वहाँ पर भी क्या है, कई बोलियाँ हैं। तो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत क्या आती हैं, हिमाचल प्रदेश की कई पहाड़ी बोलियाँ आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया था पिछली परीक्षा में कि इस समूह की सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है, नेपाली है। और इसे क्या कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया था, खसकुरी या खसकुरा। ठीक है, नेपाली को क्या कहा जाता है, खसकुरा या खसकुरी या गोरखाली, क्योंकि गोरखा लोग रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गोरखाली। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा की। देखिए नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ क्षेत्र का परंपरागत जो नाम है वो क्या है, कुर्मांचल है। यानी इसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, कुमाऊं कहते हैं, कुर्मांचल कहते हैं। किसको, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, जिसे अब क्या कहते हैं, कुमाऊं कहते हैं। और यहाँ की ही बोली क्या है, कुमाऊनी है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, जो ये आपकी कुमाऊनी बोली है ये किसके समीप है, यानी लगभग किसके समान है, आपकी जो खस राजस्थानी और खड़ी हिंदी है उसके समान मानी जाती है। और इसके अलावा आपकी किरात और भोट, यानी जो चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं हैं उस पर भी इनका क्या है, प्रभाव है। तो ये अधिकतर इनके समीप मानी जाती है। अब खड़ी बोली आप समझ रहे होंगे, कुमाऊनी में या गढ़वाली में खड़ी बोली कहाँ से आ गई है। तो देखिए देहरादून का जो क्षेत्र है उसमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। या अगर आप कुमाऊं की बात करें तो उधम सिंह नगर के ऐसे कई क्षेत्र हैं, नैनीताल के ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। तो इनका मिक्सअप रूप वहाँ पे पाया जाता है। देखिए कुमाऊनी में प्राचीन साहित्य तो नहीं, परंतु आधुनिक काल में साहित्यिक सर्जन हो रहा है। देखिए कुमाऊनी में कई रचनाएं लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा भी रही हैं, लेकिन प्राचीन साहित्य में अधिकतर प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आपको ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना है। हालांकि लोक साहित्य की दृष्टि से क्या है, कुमाऊनी एक संपन्न बोली है, यानी इसमें साहित्य की रचना हो सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गढ़वाली की। देखिए कुमाऊं के पश्चिमी छोर से यमुना तक, ये आपको सिंपली पता होगा अगर आपने उत्तराखंड का जीएस पढ़ा होगा। क्या पश्चिमी छोर से यमुना तक क्या कहलाता है, केदारखंड कहलाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रागैतिहासिक काल की वीडियो में। और वही क्या है, हमारा गढ़वाल है। मध्यकाल में यहाँ क्या थे, पमार तथा पाल तो नहीं कहेंगे हम, पमार जो वंश था उनके राजाओं का शासन था। और 52 गढ़ियों में क्या था, हमारा गढ़वाल क्षेत्र बटा था। किसमें बटा था, 52 गढ़ों में। यह आप सभी को पता होगा। और गढ़वाल की जो बोली है वो कौन सी है, आपकी गढ़वाली है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल की बोली को क्या माना जाता है, आदर्श गढ़वाली बोला जाता है। देखिए सिंपल यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गढ़वाली बोली होती है उसका आदर्श रूप कौन सा है। तो आपको कई क्षेत्र की बोली दे सकता है और आपका आदर्श रूप कौन सा माना जाता है, जो टिहरी गढ़वाल की बोली होती है उसे क्या कहा जाता है, आदर्श गढ़वाली कहा जाता है। गढ़वाली में भोटिया, शक, किरात और नागा खस जातियों की भाषाओं में अनेक तत्व मिश्रित हैं। यानी लगभग ये जो बोलियां हैं आपकी भोटियों की, शकों की और किरात और नागों की, इनके जो है अनेक तत्व यानी इनकी भी बोलियां जो है वो मिश्रित हैं। कौन सी बोली में, गढ़वाली बोली में।
देखिए गढ़वाली लोकगीतों के अनेक संग्रह प्रकाशित हैं, यानी जो गढ़वाली बोली है आपकी, इसमें कई गीतों की रचना हुई है और कई छोटे छोटे ग्रंथों की रचना हुई है और कोई विस्तृत ग्रंथों की भी रचना हुई है, आपको ध्यान रखना है। यानी वर्तमान गद्य और पद्य में विभिन्न विधाओं में साहित्य लिखा जा रहा है और लिखा जा भी चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण है बहुत ही एग्जाम के लिए, यहाँ से प्रश्न कई बार बन चुका है और ये ऐसा एक प्रश्न बनता है राजस्थानी हिंदी से जिसमें जो विद्यार्थी है अधिकतर कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए एक छोटी सी ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक शब्द ध्यान रखना है। कौन सा शब्द? ये आपका शब्द है, देखो जमा। मैं दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा छोटा। आपको ध्यान रखना है जमा मेवा माल। देखिए मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। आपको एक शब्द लिखना है जमा मेवा माल, और आपको यही जो डायग्राम है सिंपल इसी तरह बना लेना है। अगर आपको राजस्थानी हिंदी की बोलियां याद करनी है दिशाओं के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले देखिए अगर हम अपनी दिशाओं की बात करें तो जो हमारा वे होता है बोलने का वो किससे होता है? पूर्वी से होता है, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये हमारा वे रहता है बोलने का, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इसी के अकॉर्डिंग ये ट्रिक बनाई गई है। देखिए सबसे पहले क्या शब्द है आपका? जमा, और ज से क्या होता है आपका? जयपुरी होती है, और माँ से क्या हो जाएगा आपका? मारवाड़ी। यानी ये इसी के अकॉर्डिंग चलेगी, दिशाओं के अकॉर्डिंग। देखिए पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, आप इसी तरह बोलते होंगे पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इसी तरह आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, जमा मेवा माल। जा से आपका जयपुरी और माँ से आपका मारवाड़ी। उसके बाद मेवा, मेवा से आपकी क्या होती है? मेवाती होती है, और माल से क्या होता है आपका? मालवी होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला शब्द कौन सा? लगभग 3 पार्ट में लिख देता हूं मैं इसको, जमा मेवा और माल। ये एक शब्द में आपको ध्यान रखना है, जमा मेवा माल, और आपको ये जो राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं ये याद हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। तो जा से आपका जयपुरी, माँ से आपका मारवाड़ी, और मेवा से मेवाती, और माल से आपका मालवी। तो इस तरह आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए ये जो टॉपिक था बहुत ही महत्वपूर्ण था, और खासकर उत्तराखंड के जो एग्जाम होता है उनमें जो 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब जो मैंने एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन बनाया है वो ये है कि राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा हम किसे कहते हैं। क्योंकि परीक्षा में अगर सिंपली पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रभाषा या राजभाषा, मतलब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या हमारी राजभाषा है, तो उसमें कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अभी तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ जो राष्ट्रभाषा होती है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सिंपल आप समझिए, किताबी भाषा में समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा यानी जन भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसे? समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आमजन की भाषा, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय क्या होता है? भाषा का एक माध्यम होता है, और हमारी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है विचार विनिमय। वही क्या होती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है, यानी जो जन जन की भाषा होती है, पूरे राष्ट्र में प्रयोग होती है। और राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वो होती है, राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है, यानी उसको घोषित किया जाता है। जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की जो राज्य भाषा है वो क्या है? हिंदी है, जो कि सभी राज्य के प्रयोजनों में प्रयोग होती है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में ये अंतर है। अब आपको बताना है कि जो हिंदी है वो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, जो लोग आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। और दोस्तों इस ऑनलाइन क्लास की जो PDF है वो हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो लिंक दिए गए हैं यहाँ से आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारे आपके लिंक है। देखिए जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसका लिंक है, और ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, और ये मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो यहाँ से हो सकते हैं। उसके बाद ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, इसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।